नमस्कार साथियों। मुझे पता है कि शाम के 8 बजे है, सैटरडे नाइट है और आम तौर पर आप लोग शायद अपने घर से बाहर होंगे या इस लाइव में शायद जुड़ नहीं रहे होंगे। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि अगले आधे घंटे तक हम बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। और अगर आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, क्योंकि आज दो बड़ी बातों पर मैं बात करना चाहता हूं। पर सबसे बड़ी बात जो पहले मुझे लगता है जिसे टैकल किया जाना चाहिए वो है हाथरस वल्चर गैंग। और उसके बाद हम बात करेंगे सुशांत के मामले में एम्स की रिपोर्ट के हवाले से जो बातें निकल कर आ रही है, और उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तो उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं अगले आधे घंटे तक हूं और उम्मीद है कि अगर कनेक्शन बना रहा और कुछ लोगों ने इसको हाईजैक नहीं किया तो आपसे आधे घंटे बातचीत भी होगी, सवाल जवाब भी होंगे। पर हाथरस वल्चर गैंग, दरअसल जो हाथरस में हो रहा है उस पर तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें रिसर्च भी की है, पर मैं आज आपको पुख्ता सबूत कुछ दूंगा और वो मैं आगे भी जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसको साझा करूंगा, उस हाथरस वल्चर गैंग के प्रूफ को, जो बताएगा आपको कि ये कोई भारत की बेटी की लड़ाई नहीं हो रही है। भारत की बेटियों के साथ तो हमें सबको खड़े रहना चाहिए, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, बंसवाड़ा हो, बारा हो। पर ये भारत की बेटी की लड़ाई नहीं, दरअसल ये राजनैतिक बेटा बेटी, जिसको मैं कहता हूं पॉलिटिकल बंटी बबली। और पॉलिटिकल बंटी बबली के अलावा एक दरबारी मीडिया, एक सेक्शन ऑफ दरबारी पत्रकार जिन्होंने अपनी रेलेवेंस खोली है, जो अब आजकल हेवायर कैरावैन ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं, जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं एनडीटीपी, मतलब न्यू दिल्ली टू पार्लियामेंट स्ट्रीट की चाटुकारिता कर करके जिन्होंने अपनी पत्रकारिता की थी, और जो पत्रकार एक समय पर फोन लगा लगा कर मंत्रालय तय करते थे, आज उनकी जो घटती हुई लॉबी की जो पावर है उसको रिवाइव करने के लिए, और ढलान पर जो लोगों के पॉलिटिकल करियर चले गए हैं, राजनीतिक बंटी बबली जिन्होंने अमेठी की सीट को भी नहीं बचा पाए, उनके फॉलिंग करियर और फेलिंग पत्रकारिता को रिवाइव करने के लिए हाथरस रचा गया। और मैं आपको एक के बाद एक प्रूफ दूंगा, और वो प्रूफ इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ होगा। आप लगातार सर्च करके कमेंट्स में भी उसके बारे में लिख सकते हैं, और इस ट्वीट के नीचे आप कमेंट्स में अगर मेरे कोई फैक्ट गलत निकले तो उसको फैक्ट चेक कर सकते हैं। खुली चुनौती है। फैक्ट नंबर 1, 14 सितंबर को ये अपराध तो हुआ, पर अपराध क्या था? अपराध जो उस दलित बेटी के साथ, 19 साल की दलित बेटी के साथ हुआ, और मैंने ये फैक्ट चेक किया है, आप भी फैक्ट चेक कर सकते हैं। जो 14 तारीख को हुआ, 14 तारीख को सबसे पहले एक हमला हुआ, उसमें बेटी को, जरूर ये बात सही है कि उस बेटी पर हमला हुआ, उस लड़की पर हमला हुआ, पर वो हमला जो ओरिजिनल शिकायत है जो परिवार ने दर्ज कराई, उसमें आरोप ये लगाया गया है कि एक व्यक्ति ने, और मैं यहां पर जाति वगैरह का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये जातीय कोई लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई दो परिवारों की पुरानी रंजिश थी, जिसको रंग दिया जा रहा है जातीय लड़ाई का और जातीय बलात्कार का। मतलब कि एक बलात्कार का हथियार इस्तेमाल किया गया एक जाति विशेष के द्वारा, ऐसा रंग दिया जा रहा है, पर वो है नहीं, ये परिवार की रंजिश थी। तो ओरिजिनल कंप्लेंट जो होती है 14 को जब ये हमला हुआ, तो ओरिजिनल कंप्लेंट एक शख्स के खिलाफ होती है, और वो एक शख्स पर केवल और केवल आरोप लगाया जाता है, ना रेप का ना गैंगरेप का। गैंगरेप तो हो ही नहीं सकता, एक ही आदमी की बात थी कि उसने गला दबाया, उसने स्ट्रैंगुलेट किया, उसने मारा पीटा, ये आरोप लगा। आप बोलेंगे मैं ये शिकायत क्यों बिलीव करूं? मत कीजिए शिकायत को बिलीव। आपको मैं नीचे सारी चीजें भेजूंगा, मैं डालूंगा। अब मैं आपको ऑन एयर नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि कनेक्शन इतना नहीं चल पाता है, पर एक वीडियो जो है मेरे पास, 3 ऐसे वीडियो है, पर एक वीडियो, पहला वीडियो मां का, मतलब कि पीड़ित की मां का वीडियो उसी समय का है, मतलब कि जब बेटी भी पड़ी हुई है वहां पर,
और माँ से पूछा जा रहा है मीडिया द्वारा, इंडिपेंडेंट मीडिया द्वारा, पुलिस द्वारा नहीं, कि क्या हुआ बेटी के साथ। तो वो बताती है कि ये व्यक्ति था, एक व्यक्ति का नाम, और उसने स्ट्रैंगुलेट किया, उसने गर्दन पकड़ ली, उसने मारा पीटा, उसने वो सारी चीजें की, पर कहीं पर भी रेप, गैंग रेप का जिक्र माँ भी नहीं करती। तो शिकायत में भी नहीं, माँ के पहले वीडियो में भी नहीं जो उसने अपना बयान दिया। उसके बाद आप देखें 15 तारीख की जो अखबार में, लोकल अखबार में जो खबरें छप कर आई, और मैं आपको 2 कम से कम दे सकता हूं क्योंकि मैंने ये फैक्ट चेक किया है यहां पर सोशल मीडिया के यूजर्स से ही। दैनिक जागरण की और अमर उजाला की आप 15 तारीख की, 15 तारीख की अखबार की कॉपीज उठा लीजिए, और हो सकता है कि कुछ ट्विटर हैंडल्स ने पोस्ट भी किया होगा, मैंने शायद देखा था, याद नहीं आ रहा कहां देखा था। उन्होंने 15 तारीख की वो बाकायदा कॉपीज भी डाली है, और 15 तारीख को रिपोर्ट भी जो हुआ, वो रिपोर्ट यही हुआ कि एक शख्स ने, 4 तो थे ही नहीं, एक शख्स ने इस लड़की पर हमला किया। हमला जरूर हुआ है, हमला हुआ है, पर बलात्कार, गैंगरेप इसका जिक्र नहीं। शिकायत हुई, शिकायत में ये लिखा गया अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 का मुकदमा, ये सारी चीजें। तो मैंने आपको 3 सोर्स बताए, ओरिजिनल कंप्लेंट, ओरिजिनल माताजी का बयान, और ओरिजिनल आपके जो नेक्स्ट डे के मीडिया रिपोर्ट्स है। ये तमाम रिपोर्ट्स में एक व्यक्ति का जिक्र इस बात का कि अटेम्प्ट टू मर्डर, जिक्र इस बात का कि स्ट्रैंगुलेट किया गया, जिक्र इस बात का नहीं कि रेप या गैंगरेप किया गया, जिक्र इस बात का कि पुराने पारिवारिक रंजिश जो थी वो एक तरीके से सामने निकल कर आई। अब 14 तारीख के बाद वो लड़की को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया, फाइनली उसको दिल्ली ले जाया गया। 28 तारीख को, जहां तक मेरी डेट याद है मुझे, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, और फिर 29 तारीख को, 29 को वो लड़की हमारे बीच नहीं रही, उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। 22 तारीख को उसका एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया जिसको बताया जा रहा है डाइंग डिक्लेरेशन, में उस पर भी आऊंगा। पर पहले आते हैं 14 तारीख के बाद क्या हुआ। तो 14 तारीख के बाद जहां लगातार उसको पहले एक हॉस्पिटल अलीगढ़, फिर उसके बाद यहां पर सफदरजंग, तो वहां पर कहीं पर भी रेप या गैंगरेप या सेक्सुअल अब्यूज के कोई प्रमाण नहीं मिले। और फिर पुलिस ने आकर यही बयान दिया कि भाई हमने जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई है, एफएसएल की जो एग्जामिनेशन निकल कर आई है, और मैं उस बयान में नहीं जाना चाहता जिसने कुछ लोगों ने कहा स्पर्म नहीं मिला इसलिए रेप नहीं था, वो छोड़ दीजिए, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ओवरऑल जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन है कि भाई निशान है क्या रेप के या कुछ किसी तरीके के, तो उसमें पाया गया कि नहीं, इसमें रेप का कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे कि लगे कि रेप है, क्योंकि रेप केवल स्पर्म के होने या नहीं होने से नहीं होता साबित, पीनाइल पेनिट्रेशन भी हो ये जरूरी नहीं होता रेप में। तो मैं ये सारी चीजें जानता हूं, इसलिए मैं उस बयान से एसोसिएट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको कह रहा हूं कि ओवरऑल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से ये निकल कर आया कि रेप नहीं हुआ था, गैंगरेप तो दूर की बात है। तो ये रेप आया क्यों और कैसे और क्यों आया, उस पर भी मैं आपको रोशनी डालूंगा। पर उससे पहले एक हिपोक्रेसी का फैक्ट चेक दीजिए। एम्स की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होती है जिसमें कि अब तथाकथित रूप से आ रहा है कि ये सुसाइड ही था, या कूपर अस्पताल की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में जिसमें ये पेडल किया गया कि सुशांत सुसाइड से ही मर गए थे, मतलब उनकी जान गई थी, तो वो तो उस पर भरोसा इनका है। इस मंडली का, पॉलिटिकल बंटी बबली और उनकी मीडिया, दरबारी मीडिया और इनकी लॉबी का भरोसा उस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में जरूर है जहां पर सुशांत की सुसाइड थियरी को आगे किया जा रहा है, पर बेटी का जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है और जो उसमें प्रूफ निकल कर आ रहा है, उसको वो भरोसा नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं आप दोहरे मापदंड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में कि क्या हुआ उसके बाद बेटी का 22 तारीख को बयान रिकॉर्ड किया गया, जो मुझे पब्लिक डोमेन से पता चली है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो एक डाइंग डिक्लेरेशन था, जिसमें बताया जा रहा है कि उसने कहा है कि मेरे साथ रेप और गैंगरेप हुआ। पर मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल जो हमारे पास प्रमाण है, ओरिजिनल शिकायत है, ओरिजिनल वीडियो है माताजी का, ओरिजिनल न्यूज रिपोर्ट्स है, इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स है, उसमें कहीं पर भी ये गैंगरेप रेप का जिक्र नहीं, एक ही शख्स का, एक ही आरोपी का जिक्र है। अब आ जाते हैं बेटी के उस बयान पर जो बताया जा रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन है, और डाइंग डिक्लेरेशन के नाम पर कुछ तथाकथित लीगल एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन इज दी फाइनल प्रूफ। देखो भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप लोग जो है
आप फेल्ड एंकर्स भी हैं, आप लोग फेल्ड पत्रकार भी हैं और फेल्ड पॉलिटिशियंस भी हैं, फेल्ड लॉयर बनने की जरूरत नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल एविडेंस एक्ट के तहत ये एक एडमिसिबल प्रूफ होता है, क्योंकि हमारे लॉ का प्रिंसिपल है कि एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये एक प्रिंसिपल के तहत डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल आपकी बात सही है कि एडमिसिबल एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ में, पर डाइंग डिक्लेरेशन ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले हैं, अलग अलग वर्डिक्स है इस पर, और 2019 का भी है कि जिसमें कि बताया जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन आया कैसे है और किस तरीके से और किस सर्कमस्टेंसेस में डाइंग डिक्लेरेशन आया है, उसको भी देखना पड़ता है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं होता। और दूसरी बात जो अहम बात कही गई है कि इसमें कोई ट्यूटरिंग तो नहीं थी, इसमें कोई सिखाया तो नहीं जा रहा था। जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन दे रहा है उसको पढ़ा लिखा कर ये इंप्रूवमेंट उसके बयान में नहीं किया गया, ये भी जानना बहुत जरूरी है और कॉरबोरेट करके फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ लॉ है। अब मैं ट्यूटरिंग की बात क्यों कर रहा हूं, कई लोग पूछेंगे मुझे। ट्यूटरिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको जो नीचे है मैं डालूंगा, ये सारी चीजें एक के बाद एक इस वीडियो के बाद मैं डालता रहूंगा। कई सारी वीडियोस आई है, मैं 2 वीडियोस का उल्लेख करूंगा और वो 2 वीडियो है ट्यूटरिंग के वीडियोस। मत ट्यूटरिंग क्या होता है? ट्यूटरिंग होता है, ट्वीटरिंग नहीं, ट्यूटरिंग होता है कि मैं समझा बुझाकर बताऊं आपको कि बात रखनी क्या है ताकि नैरेटिव सेट किया जा सके। मतलब कि मुझे आपने थप्पड़ मारा पर मैंने आकर बोला उसको कि इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलो आपके ऊपर बहुत जबरदस्त लाठी डंडे चलाए गए, फिर मैं यहां पर पकड़ूं और बोलूं ओहो हो मुझे जबरदस्त डंडे मारे, जबरदस्त लाठियां बरसाई। ये ट्यूटरिंग होता है। ट्यूटरिंग मतलब कि एक नैरेटिव बनाने के लिए आपने झूठ को परोसा है उस शख्स के जरिए जो विक्टिम है, क्योंकि आपको अपना राजनीतिक या और कोई हित साधना है। एग्जाम्पल के तौर पर कई लोग गलत गलत आरोप लगाते हैं, ट्यूटरिंग की जाती है और वो गलत गलत आरोप लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़की गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की के साथ अन्याय नहीं हुआ, ये बात नोट कीजिएगा। लड़की बिल्कुल लड़की की जान गई है, लड़की के साथ जो किया गया है उसको चोटें पहुंची है, लड़की को एक तरीके से स्ट्रैंगुलेट करके और उसी इंजरीज की वजह से वो लड़की बेचारी आज दुनिया में नहीं है, उसके साथ मर्डर तो हुआ है और उसकी सजा मिलनी चाहिए। पर क्या रेप और गैंगरेप का ट्यूटरिंग किया गया? अब मैं आपको बताता हूं क्यों मेरी शंका का जो एंटीना है वो खड़ा हो रहा है। वो इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ऑप इंडिया ने, आपने देखा भी होगा कल रात को ऑप इंडिया ने एक पत्रकार की कॉन्वर्जेशन डाली थी उस विक्टिम की फैमिली के साथ, और कैसे वो पत्रकार लगातार वो उस परिवार को के लोगों को एक तरीके से मेंटल गेम्स, जिसे कहते हैं मेंटल गेम्स प्ले कर रही थी। वो उनको लगातार बोल रही थी योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने तो प्लान बना लिया है जी, वो आपको फंसाने वाले हैं जी, आपके पास और कोई बचा नहीं है जी, हम ही आपके साथ खड़े हैं जी, आप वीडियो बना लीजिए जी, पिताजी से ये बुलवा दीजिए जी, देखिए आपकी बहुत हालत टाइट होने वाली है जी, तो मैं आपको सलाह दे रही हूं, आपकी मैं मित्र हूं, आपको मैं बता रही हूं। ये वीडियो ट्यूटरिंग वाला। इसके अलावा एक ट्यूटरिंग वाला वीडियो जो है वो 2 और वीडियो है। एक तो खुद प्रियंका वाड्रा ने एक वीडियो जो डाला है पिताजी का, उसमें अगर आप अंत के हिस्सों में देखोगे तो उस वीडियो में एंड में जो शख्स वीडियो निकाल रहा है या जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टर ऑफ द वीडियो है, और मैं शब्द बहुत चयनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं, डायरेक्टर ऑफ द वीडियो उनको कहता है दबाव 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 का बोलो, सीबीआई बोलो, दबाव दबाव। आप वेरीफाई कर दीजिए प्रियंका जी के हैंडल के ऊपर, अभी भी वो वीडियो लगा होगा। तीसरा जो आपने वीडियो देखा होगा, मीडिया में भी ये तीनों वीडियोज आ चुके हैं अभी तो, या ऑडियो वीडियो जो भी आप कहना चाहें। तीसरा वीडियो है जहां पर एक कांग्रेसी नेता या दलाल या ब्रोकर जो इन बिटवीन है वो परिवार को 25 लाख और 50 लाख की बातें कर रहा है। तो दरअसल एक ट्यूटरिंग का एंगल, एक तरीके से एक मैनेज करने का, नैरेटिव मैनेज करने का एंगल यहां पर दिखाई दे रहा है। असलियत में क्या हुआ है? असलियत में जब यह घटना हुई 14 तारीख से 28 तारीख तक, 29 तारीख तक, ठीक है ना, मैं वो क्रिमेशन वाले पे मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दे दीजिए ट्राइकलर जी, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, प्राउडली ट्राइकलर, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, एक एक बात कर रहा हूँ। 14 से 29 तारीख तक बंटी बबली या दरबारी मीडिया जो अपनी रेलेवेंस खो चुका है, टीआरपी बटोरना चाहता है, उन्होंने एक भी बार विजिट नहीं किया। सफदरजंग में थी वो, उस समय इनको किसी को नहीं लगा भारत की बेटी के लिए जाकर वहां पर हम खड़े हो जाए परिवार के साथ। बंटी बबली को इतना दूर तक नहीं जाना पड़ता, हाथरस तक 2 बार, वो वहीं चले जाते, उनके घर से हार्डली 7-8 किलोमीटर दूर है सफदरजंग अस्पताल, तो तब नहीं गए क्योंकि पॉलिटिकल टूरिज्म करना था और दूसरों को पॉलिटिकल वल्चरिज्म करना था।
पर सवाल ये पैदा होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके बोला कि ये जो हो रहा है और जो क्रिमेशन वाली भी बात उठ रही है, जिस तरीके से संदेश जा रहा है, ऐसा ये गलत संदेश है और इसीलिए आपको इस पर जो है उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो तुरंत क्या क्या किया गया, एक एसआईटी गठित की गई जो इंडिपेंडेंट है। तुरंत 5 लोगों को, जहां तक मेरी जानकारी है, 5 लोगों को एसपी सहित 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। और इसके अलावा कॉम्पनसेशन की भी बात हुई। और इसके अलावा आज जो डेवलपमेंट थी कि डीजीपी उत्तर प्रदेश और अपर सचिव, मुख्य सचिव जो अवनीश अवस्थी जी हैं, वो वहां पर गए परिवार से मिलने के लिए, उनको ये आश्वासन देने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, आप ये मत समझिए कि आपके खिलाफ है और आपको जो भी आपको जो भी लगता है कि जिस तरीके से हम आपकी जांच में पूरी मदद करेंगे। तो ये आप देखिए कि एक अप्रोच। और पत्रकार क्या कह रही थी, पत्रकार मैडम कह रही थी कि आपको फंसाने वाली है। एक चीज ये भी कही गई कि भाई पूरी सत्यता को पहचानने के लिए, जानने के लिए, और जो आप क्रिमेशन का बात कर रहे थे और मैंने भी उसकी मुखालफत ऑन एयर भी की थी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या क्या है, कैसे है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, परमिशन थी नहीं थी, जो परिवार से पूछा था नहीं पूछा था, इसके लिए नार्को टेस्ट सबका करवाने की एक बात भी हुई है, अक्यूज्ड का भी, विक्टिम का भी, और ये पुलिस वालों का भी जिनको सस्पेंड किया गया, तमाम लोगों का जो पिक्चर में उनका अब नार्को टेस्ट होगा। तो इस नार्को टेस्ट को रोकने के लिए कौन जाता है कोर्ट? कांग्रेस का जाना माना चेला जो राम मंदिर को भी रोकने के लिए कोर्ट गया था, आपको याद होगा। कौन से वो ऐसी, मैं उनके शब्द नहीं बोलना चाहता, पर आप जानते हो कि वो कौन से चेले चपाटे हैं जो राम मंदिर रोकने के लिए गए थे, वही लोग अब यहाँ पर भी नार्को टेस्ट रोकने के लिए गए। भाई अगर सारी चीजें निकल कर आएंगी और वो जो अपने पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, उनका नार्को होगा और पता चलेगा कि भाई आपने ली थी, परिवार की परमिशन नहीं ली थी, तो ये सच बाहर आए, ये क्यों डर रहे हैं आप? अब आते हैं राजनीतिक पॉलिटिकल टूरिज्म पर, जो बंटी बबली का मैंने जैसे बताया। बंटी बबली केवल ऐसे नहीं गिर रहे हैं, बंटी बबली के साथ साथ उनका करियर तो गिर ही चुका है और उनका ईमान और उनका धर्म और उनका जो उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी कॉन्शियंस है, उनकी अंतरात्मा है, वो तो पहले से ही गिरी हुई, मरी हुई है। तो गिरना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पर बंटी बबली 14 से लेकर 29 तक, 29 तक सफदरजंग अस्पताल नहीं जा पाए, पर उनको अब हाथरस भागना है और हाथरस भाग रहे हैं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। अब ये राजनीतिक बंटी बबली और इनकी दरबारी मीडिया जो है, इनसे कुछ सवाल है। आपको अगर भारत की बेटियों की चिंता है और रेप का विषय है, तो रेप के विषय में पिछले 5-6 दिनों में, चाहे वो आनंद रंगनाथन जी है, चाहे वो हमारे 2-3 और लोग हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये फैक्ट डाला है कि 16 घटनाएं हुई हैं, 16 रेप्स की घटनाएं, सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं लगभग 4-5 दिन में हुई है राजस्थान में। राजस्थान में और यूपी में कितना एक्शन में अंतर है देखिए। यूपी में मैंने आपको एक्शन गिनवा दिया, एसआईटी, कॉम्पनसेशन, प्रमुख जो अधिकारी है उनका विजिट, मोदी जी का फोन कॉल कि भाई इसको ठीक करो, नार्को टेस्ट का ऑर्डर और बाकी चीजें। राजस्थान में जहां पर माइनर बच्चियों का बलात्कार हुआ है, वहां पर मुख्यमंत्री क्या ट्वीट करके कहते हैं? मुख्यमंत्री ऐसा ट्वीट डालते हैं जो कि अक्यूज्ड के समर्थन में है। बंसवाड़ा में जहां पर एक बेटी के साथ अन्याय हुआ और उनके साथ जो अन्याय हुआ, वहां का स्थानीय विधायक जो कांग्रेस से है, वो कहता है ये लव अफेयर गॉन रॉन्ग था। ये सारी चीजें रिपोर्टेड है मीडिया में। मेरे पास तो 16 घटनाओं का भी सारा कुछ है, पर आप खुद भी उसको ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे लोगों ने इसको डाला है कि किस तरीके से 16 घटनाएं हुई, उस पर बिल्कुल शांत। अगर आप बात करें राजस्थान में, तो 2019 की बात करें तो लगभग 6000 रेप हो चुके हैं राजस्थान में और वो नंबर 1 पर है। पर वहां पर भारत की बेटी नहीं है, वहां पर दलित बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ट्राइबल बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो पदयात्रा वहां नहीं जाती, वहां पर सन्नाटा है, दरबारी मीडिया का भी और राजनीतिक बंटी बबली भी वहां पर रुक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप देखें कि रेट ऑफ रेप इंसिडेंट्स मतलब कि जितने रेप के केसेस होते हैं, उसको आप जब पॉपुलेशन के साथ उसकी तुलना करते हैं, मतलब पर 1 लाख कितने रेप हो रहे हैं, वो एक आंकड़ा निकालती है एनसीआरबी। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आंकड़ा 15.7 का राजस्थान में है, फिर केरल में 11.1 है। राजस्थान में बंटी बबली की सरकार, केरल से बंटी सांसद, पर बंटी और बबली ना राजस्थान पर जा रहे हैं ना केरल पर जा रहे हैं। भाई चलो जाना छोड़ दो, आज जैसे मोदी जी ने फोन उठाकर योगी से बात की, आपने क्या फोन उठाकर अशोक गहलोत से बात की कि भाई अशोक गहलोत जी अक्यूज के साथ नहीं विक्टिम के साथ खड़े रहिए?
तो आपने वो भी नहीं किया, तो राजनीतिक बंटी बबली क्यों करेंगे? क्योंकि उनको रेप से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो रेप के नाम पर उनको दिख रहा है हाथरस बहाना, दलित वोट पर निशाना। एक परिवार का झगड़ा लगातार हो रहा है, और झगड़े होते हैं नेबर्स में किस तरीके से होते हैं और गांवों में कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हो। उसमें कभी कभी कास्ट या कोई और एंगल नहीं होता, पर उसको एक नैरेटिव बनाने के लिए उसमें पहले तो आपने कास्ट एंगल जोड़ दिया ताकि दलितों को आप फुसला सके, बहला सके, और फिर आपने रेप का एंगल जोड़ दिया, क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन है, मर्डर है, वो आपके लिए काफी नहीं है। आपको तो गिद्ध बनना है, और गिद्ध बनना है महिलाओं पर भी। पर महिलाओं के प्रति आपकी चिंताएं होती तो आप पायल घोष के साथ भी खड़े होते। आप तमाम जो बेटियों के साथ मुंबई में हो रहा है, जो बेटियों के साथ राजस्थान में हो रहा है, उस पर भी खड़े होते, केरल में भी खड़े होते। तो बेटी और रेप बहाना है, राजनीतिक हित को साधना है, दलित वोट बैंक को बनाना है। ये वही बंटी बबली है जिन्होंने जब दलितों को उन्होंने एक तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की थी कि SC/ST एक्ट जो है उसको खत्म किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो पॉलिटिकल टूरिज्म में बहुत लंबी इनकी हिस्ट्री रही है। ग्लोबल टूरिज्म करते हैं, और जब फुर्सत मिल जाती है तो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। कालावती से लेकर उन्नाव तक, और उन्नाव से लेकर फिर माइग्रेंट्स तक के तमाम इनका पॉलिटिकल टूरिज्म का मैप बना रहता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कौन कह रहे हैं? गिद्ध पत्रकार। एक बड़े पत्रकार का तो वीडियो ही है, एक बड़े पत्रकार का तो वीडियो ही है जो कहता है, मानता है कि हाँ भाई हम तो गिद्ध हैं, हमने पार्लियामेंट अटैक के दौरान पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया ताकि ये स्टोरी हमें मिले, किसी और को ना मिले, हम तो गिद्ध हैं ही। ये तो खुद उसने अपना कबूला है। और एक तो पत्रकार है, लुटियंस का ही पत्रकार है, वो कहता है ये गॉड गिवन, गॉड सेंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है अपना करियर बनाने के लिए। एक प्रशांत भूषण जिसको फाइन भी हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कहता है ये कि 77 वाला एक मोमेंट हो, वो उस तरीके का मोमेंट हो सकता है, बेलची का मोमेंट की तरह। मतलब पॉलिटिकल करियर इनको रिवाइव करना है। मतलब कि राष्ट्रीय संकट और राष्ट्रीय समस्या रेप पर राजनीतिक पर्यटन की राजनीति, राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग की राजनीति, और बेटी की लाश की जो राख है वो अभी गर्म है, पर उस पर राजनीतिक और सियासी रोटियां सेकना ताकि फॉलिंग करियर और फेलिंग टीआरपी को बचाया जा सके। तो ये वो टीआरपी वालों पर भी बयान था। टीआरपी वाला बोल रहा है कि मेरे पत्रकार का फोन टैप क्यों किया। मतलब पहले तो ये मान रहे कि वो कॉन्वर्जेशन जो है, ट्यूटरिंग वाली कॉन्वर्जेशन, वो अपने पत्रकार की है, वो मान रहे हैं, वो एक प्रूफ है। अब उसने कहा कि टैप करना इलीगल है, प्रिवेसी है, ये है, ढिमकाना है, भिमकाना है, इलीगल है। टैपिंग इलीगल है मेरे भाई, ये तो हम भी मानते हैं। ये टैपिंग से ही मिला, आपको कैसे पता? और आप ही के पत्रकार का फोन टैप हुआ है, कैसे पता? क्या ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी और का फोन टैप हो रहा था या टैप पे लिया गया था और वो बाय परमिशन लिया गया था? आपको इसकी जानकारी है नहीं है। दूसरी बात, ये केवल टैप करने से ही कॉन्वर्जेशन मिलती है, ये किसने आपको कहा? कॉन्वर्जेशन फोन पे रिकॉर्ड भी होती है और कई बार लोग दे भी देते हैं लोगों को, दूसरे लोगों को। तो आपको कैसे पता है टैपिंग दे? आपने मान लिया कि ये कॉन्वर्जेशन मेरे पत्रकार की है। तो आपसे सवाल है महोदय, आपका तो पूरा चैनल खड़ा हुआ है स्टिंग ऑपरेशन पर, तो आप मानो कि स्टिंग ऑपरेशन इलीगल है। आपका तो पूरा चैनल खड़ा हुआ है लोगों के ऑडियो लीक कराकर, आपका तो पूरा चैनल खड़ा हुआ है, आपने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले सुशांत के परिवार की, मतलब उनकी बहनों के व्हाट्सएप आपने साझा कर दिए थे। तो वो व्हाट्सएप ठीक, दूसरे दिखाया व्हाट्सएप तो खराब। हम ऑडियो लीक करे तो ठीक, दूसरे करे तो खराब। हम करे तो रासलीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। तो आप ये पहले तो प्रतिज्ञा लीजिए कि आप आगे से किसी का ना फोन टैप करेंगे, ना ऑडियो लीक करेंगे, ना आप सर्वेलेंस करेंगे, ना आप स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। पहले आप ये प्रतिज्ञा लीजिए। नहीं लेंगे तो हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, 100 छुए खाकर ये लोग अब हज को चले। ये वाली बात हुई। आखिर में मैं बस कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से गिद्ध पॉलिटिक्स हो रही है, वल्चर पॉलिटिक्स हो रही है। मैंने आपको प्रूफ्स का मैंने आपको हवाला दिया, मैंने इनिशियल रिपोर्ट्स का हवाला दिया, वीडियोस का हवाला दिया, लीक्ड ऑडियो कॉन्वर्सेशंस का, ट्यूटरिंग का हवाला दिया, और किस तरीके से इसको एक केवल और केवल कास्ट पॉलिटिक्स के फ्रेम में डालकर अपनी कास्ट पॉलिटिक्स करने के लिए किस तरीके से हाथरस बहाना है, यूपी को जलाना है वाले मॉडल पर बंटी बबली जो है राजनीतिक परिक्रमा करने लगे। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब मेरे पास 5-6 मिनट और बाकी है, क्योंकि मैंने बोला था कि हाँ, क्रेमेशन पे मैं कह रहा हूँ ना सर, क्रेमेशन
गलत था, इसीलिए तो उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, एसआईटी बनाई गई। और एसआईटी, मैं बात कर रहा हूँ एवेंजलिस्ट, क्रिमेशन गलत था, क्रिमेशन गलत था, इसीलिए उस पर कार्रवाई हुई। और इसीलिए सबका नार्को टेस्ट कराने की बात है कि भाई पता तो चले कि क्रिमेशन किसने और किसके किसके आदेश पर करवाया। तो आप क्यों नार्को टेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं सर? आप हो जाने दीजिए सबका नार्को टेस्ट, सारे प्लेयर्स का नार्को टेस्ट हो जाएगा, पुलिस वाले और वहां पे जो तमाम स्टेक होल्डर्स है, तो आ जाएगा ना सामने। तो आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट मेरा जो बोलना है वो है एम्स की रिपोर्ट को लेकर। एम्स की रिपोर्ट को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, और वो एम्स की रिपोर्ट को लेकर ये है कि कई सूत्र ये बता रहे हैं कि एम्स की रिपोर्ट में ऐसा आया है सुशांत की कि वो सुसाइड ही था, ना कि होमिसाइड। तो मेरा इसमें 2 या 3 टेक है कि पहले तो एम्स की रिपोर्ट को अब जो लोग गीता, कुरान और बाइबल का पाठ बनाकर अपने आप को विंडिकेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, उनके नेता, सुसाइड लॉबी जो अपने आप को विंडिकेट कर रही है लगातार इस रिपोर्ट का हवाला लेकर, वो वही लॉबी है जो हाथरस में एफएसएल रिपोर्ट और एग्जामिनेशन को नकारती है। पहली बात, उनके दोहरे स्टैंडर्ड तो आपने देख लिए। दूसरी बात, जहां तक एम्स की रिपोर्ट है, पहले तो उन्होंने कहा था कि कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम पे सवाल है, ये भी सोर्सेस से आया। सोर्सेस से आ रहा है कि उन्होंने कूपर अस्पताल की रिपोर्ट के बाद कहा था होमिसाइड एंड सुसाइड दोनों एंगल्स खुले हैं। अब सूत्रों के हवाले से आ रहा है और कहा जा रहा है कि कोट किया जा रहा है कि एक व्यक्ति बता रहे हैं कि ये सुसाइड ही है, मर्डर एंगल हैज बीन रूल्ड आउट। जो भी है, सीबीआई को ये सौंपा जाएगा। सीबीआई एक फाइनल कॉल लेगी पूरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि ये एक मेडिकल ओपिनियन है, मेडिको लीगल ओपिनियन है, हमारे पास अलग प्रूफ्स है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस भी की है, बयान भी दर्ज किए हैं, 164 के बयान भी वो करवा रही है। तो उन तमाम सबूतों के आधार पर सीबीआई क्या निष्कर्ष ले आती है, उसके लिए हम लोगों की इंतजार बाकी है। पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस दिन से कुछ व्यक्तियों ने महाराष्ट्र के नेताओं को, खासकर एक तो नेताओं को बचाने की बात करना शुरू कर दी थी, तभी से मैंने आपको कहा था कि एक डबल गेम चल रही है। और वो डबल गेम ये थी कि भाई कुछ लोग एसएसआरियंस का इमोशनल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए पट्टी बांधने से और हाई तौबा मचाने से नहीं होता ना। आपने कहा कि भाई मेरे पास प्रूफ है कि भाई मर्डर है, आपने कहा कि मेरे पास सारी चीजें मेरे पास रेडी है, और मैं मुंबई पुलिस को कल तक गाली दे रहा था, पर आज मुझे मुंबई पुलिस के आकाओं को बचाना है, तो मैंने उनको क्लीन चिट देना शुरू कर दिया। भाई अगर आपके पास है प्रूफ सारे, आप प्लीज जाकर ये प्रूफ जाकर सीबीआई को क्यों नहीं देते ताकि वो 302 का केस फाइल कर सके। आपने भी ये कहा था कि मेरे पास तो 302 का पूरा प्रूफ है, और मैंने ही सीबीआई को डायरेक्ट किया है कि भाई 302 में मुकदमा करो, फाइल करो केस। क्रेडिट लेना तो तब आगे आ जाते हैं, और जब डिलीवर करना होता है कि भाई डिलीवर करो, तब वो डिलीवर क्या करते हैं, क्लीन चिट। भाई आपको क्रेडिट नहीं लेना था, आपको तो केस को निष्कर्ष पर पहुंचाना था, आपको गाइड करना था अगर आपके पास प्रूफ है, ना कि भटकाना था, इमोशनल इस्तेमाल करना था। और इसीलिए मैंने कहा, देखो लाल रंग पर मुझे कभी भरोसा रहा ही नहीं है, मैं तो भगवा पहनने वाला आदमी हूं और भगवा पर मुझे विश्वास होता है। पर मेरे लाल फ्लैग, रेड फ्लैग तभी रेज हो गए थे जब एक व्यक्ति एक नेता को बचाने के लिए कहता है कि भाई ये तो नहीं कर सकता, दूसरे हो सकते कर सकते हैं। तो जिस दूसरे ने किया उसका प्रूफ दीजिए ना सर, क्यों नहीं देते? एसएसआर के फैंस मांग रहे हैं, आज एसएसआर के फैंस कह रहे हैं, सॉरी आधे घंटे से बोल रहा हूं तो थोड़ा स्ट्रेन आ जाता है, पानी भी नहीं रखा है पास में। ये और कोई नहीं है, ये बस बात लगातार कर रहा हूँ 28 मिनट से, इसलिए है। तो आप अगर आपके पास 302 का प्रूफ है, और आप कह रहे थे कल तक क्रेडिट ले रहे थे, जब ये फ्लैश होने लगी न्यूज कि सीबीआई 302 का केस फाइल कर सकती है, तब ये पहले आकर टीवी पर, सोशल मीडिया पर अपना क्रेडिट पेल लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, हमने बताया सीबीआई को ये करो, हमने बोला ये करो, हमारी ताकत है, ये पट्टी बांधते हैं, पट्टी बांधकर घूमने लगते हैं। भाई तो दो ना जाकर प्रूफ। आज एम्स का जो एक तथाकथित न्यूज
किया जा रहा है, बताया जा रहा है और एसएसआरियंस को डिमोरलाइज किया जा रहा है, तो आप आकर क्यों नहीं बताते कि भाई हमारे पास ये प्रूफ है, हम देने जा रहे हैं सीबीआई को, पुख्ता सबूत है हमारे पास, डोंट वरी, सीबीआई कर देगी काम हमारे प्रूफ के आधार पर। तो आप नहीं कर रहे हैं, आप बचा कर रख रहे हैं। बचा कर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपको क्लीन चिट देनी है। क्यों क्लीन चिट देनी है? क्योंकि आपकी एक सरकार से कट्टी हो गई है, उन्होंने आपको कुछ पद नहीं दिया, तो दूसरी सरकार से बट्टी करने के लिए आप उनके बेटे बेटियों को बचा रहे हो, और फिर उनको बेटे बेटियों को बचाकर फिर यहां पर क्रेडिट भी ले रहे हो, ब्लैकमेल भी कर रहे हो इमोशनली, पर प्रूफ नहीं दोगे। अब जो लोग क्रेडिट ले रहे थे कि हम 1 जुलाई से लगे हैं, हम तो स्टार्टिंग से लगे हैं, हम बोल रहे थे मर्डर हुआ है, हम बोल रहे थे 302 है, भाई दीजिए ना, किधर है? आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आगे से ये लोग आए टीवी पर या आगे से ये लोग आए ट्विटर सोशल मीडिया पर, इनसे पूछो सर आपने बोला था और आपने क्रेडिट लिया था, और इनका ट्वीट भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी हैज सेड कि भाई 302 में केस होना चाहिए और अब सीबीआई उस दिशा में बढ़ रही है, तो उनका ये भी है कि भाई हमने बताया, हमने गाइड किया। आपने गाइड किया है, मैं मानता हूं सर, आपने गाइड किया है, तो आपने किस आधार पर एक को क्लीन चिट दी और आज वही लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि हम सही थे, सुसाइड ही हुआ है। जी हाँ, सुसाइड ही हुआ है, वो लोग विंडिकेशन क्लेम कर रहे हैं। तो आज आइए उनके मुंह पर तमाचा मारिए और कहिए कि डोंट सेलिब्रेट, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन मत करो, सीबीआई फाइनल कॉल लेगी और सीबीआई को हम प्रूफ देंगे जो हमारे पास है इतने दिनों से। तो मेरा आपसे आग्रह है, पट्टी बांधने से, आंखों पर पट्टी बांधने से और एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं का, एक व्यक्ति के फाइनेंस मिनिस्ट्री न मिलने की राजनीति का हिस्सा बनने के बदले आप लोग केवल सिर्फ इतना पूछो। मैं तो सबका सम्मान आज भी करता हूं, हाथ जोड़कर बोलता हूं जस्टिस फॉर एसएसआर। हो सकता है मुझे लाखों व्यूज ना मिले, हो सकता है मेरे लाइफ पर भाई लाखों लोग ना जुड़े, मत जुड़िए सर, मैं ईमानदारी की बात करूंगा और ईमानदारी की बात करने के लिए एक आदमी भी काफी होता है, दो की भी जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं सर कि सीबीआई तो अपनी मेहनत कर ही रही है, सीबीआई, और मुझे आज भी सीबीआई पर भरोसा है कि वो न्याय के साथ और सच्चाई के साथ जाएगी। पर अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और आपको तो पूरी तरह से श्योर ही था कि 302 है और आप कह रहे हैं कि हम हैं हमारे पास, तो आप वो पुख्ता सबूत क्या है हमें बताइए और आप सीबीआई को सौंपिए और सीबीआई को बताने दीजिए उनका टेक क्या है आपके सबूत पर। या आप हमें गुमराह कर रहे थे, या आप हमें बरगला रहे थे, और या आप हमें इस्तेमाल कर रहे थे, और अब आपको जो है देना है क्लीन चिट वहां की पार्टी को, वहां की पार्टी को क्लीन चिट देना है, और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनिल देशमुख का बयान देखिए आप, महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस का बयान देखिए, तो कूद रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि कौन है असली पेंगुइन के बचाओ गैंग। हमारे बीचों बीच रहकर उन्होंने पूरा किया है सर, हमारे बीचों बीच रहकर इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, हमारे मूवमेंट का इस्तेमाल किया, हम लोगों का इस्तेमाल किया, हमारे इमोशंस का इस्तेमाल किया, और फिर आज भी बता रहे हैं वो हमारे साथ हैं, पर वो क्लीन चिट किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, और आकर वो देना जवाब क्लीन चिट किस आधार पर। चलिए मैं मान लेता हूं एम्स ने बता दिया सुसाइड है, चलिए वो अगर ट्रू भी निकली वो स्टोरी, वो फैक्ट अगर ट्रू भी निकला, तो हम एम्स से सवाल पूछेंगे कि किस आधार पर हमने आपको तमाम ये चीजें बताई थी, आप बताइए कि एम्स किस तरीके से आप बता रहे सुसाइड है, नॉट होमोसाइड। और हम सीबीआई से भी पूछेंगे कि भाई आपने इतनी जो जांच पड़ताल की है, क्या आपको लगता है कि एम्स की रिपोर्ट को ही एक्सेप्ट किया जाए, क्या आपके पास एडिशनल कुछ प्रूफ है। पर आपने जो बोला था सर, आपने बोला था कि 302 का मैंने गाइड किया, तब सीबीआई जा रही है उस दिशा में, तो मेरे पास सारी चीजें तो आप दीजिए। आपने तो ये बोला था कि एक लड़का इन्वॉल्व नहीं है, वो फ्लर्टिंग कर सकता है, वो अफेयर कर सकता है, पर दूसरे का लड़का इन्वॉल्व है, वो उसने किया है, मेरे पास है, मैं अभी बता नहीं रहा हूं। तो आपने वो दिया क्या अभी तक? और अगर दे सकते हैं तो हमें दीजिए ना, आप बताइए ना हमें किसको क्लीन चिट क्यों दी और किसको आपके पास प्रूफ है, दीजिए ना। यहां पे दूध का दूध पानी का पानी तो हो। और हिपोक्रेसी की हाइट, हाथरस में एफएसएल नहीं मानना, एम्स का एफएसएल पूरा मानना। तो आप समझो इन बातों को। मेरे साथ हो सकता है लाखों लाइव लोग ना जुड़े लाइव, मैं तर्क वाली बात करता हूं,
ईमानदारी वाली बात करता हूँ। मेरे से जो हो सकता है मैं लिखता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं टीवी के माध्यम से, पैनलिस्ट के माध्यम से, एंकर के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाई है। 111 112 दिन तक मैंने आवाज़ उठाई है। पालघर की भी अप्रैल 16 से लेकर आप तक आवाज़ उठाई है। कभी क्लेम नहीं किया कि भाई मेरी वजह से हुआ। हमेशा मैंने कहा एसएसआरियंस की वजह से हुआ, पालघर में जो लड़ाइयाँ लड़ रहे उनकी वजह से हुआ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि शहजाद पूनावाला ने सीबीआई को गाइड किया, शहजाद पूनावाला ने इसको गाइड किया, शहजाद पूनावाला ने इसको पता। आपने देखा होगा मैंने कभी ऐसा नहीं क्लेम किया, और मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मूवमेंट का एक छोटा सा पहिया बनना चाहता हूँ। मूवमेंट मैं नहीं हूँ, मूवमेंट आप हैं, देश की जनता है। जंतर मंतर पर जो भीड़ थी कल वो है, मीडिया के कई अच्छे लोग हैं, पर आपको तय करना है। आपसे एक ही आग्रह है कि आप सवाल पूछिए सर, पूछिए उन लोगों से जिन्होंने कहा था कि हमारे पास प्रूफ है, 302 का प्रूफ है, 302 हमारे ही कहने पर हो रहा है, ये है, फलाना है। कल हो सकता है कि एम्स डिनाई कर दे ये सारी चीजें, कल हो सकता है कि सीबीआई भी बोल दे कि नहीं 302 बनता है, हमारे पास प्रूफ है, तो ये लोग फिर से आके क्रेडिट ले लेंगे। इनसे तो बस एक ही सवाल पूछे कि आपने एक व्यक्ति को कैसे क्लीन चिट दी, बस सिंपल। आपने एक व्यक्ति को क्लीन चिट क्यों दी, कैसे दी, उसका प्रूफ हमें दीजिए। हमें बाकी कुछ नहीं जानना, आप क्लीन चिट क्यों देते हैं एक व्यक्ति को, उसका प्रूफ दीजिए मुझे, ये पूछिए सिर्फ सर। आप उनके लाइव पर आप लाखों कमेंट कर दो, पर आप सिर्फ ये पूछिए ना सर। हम सबके हित ही है, सब लोग मौका देखते हैं सर, मौका देखते हैं कि भाई सरकार हमें जब तक पद दे रही है तब तक तो हम सरकार के साथ घूमते फिरते हैं, तो सरकार पद नहीं देती है तो सरकार के अच्छे कामों को भी हम टारगेट करते हैं। नीट में भी यही किया ना, बाकी मुद्दों पर भी यही करेंगे। अरे भाई राम मंदिर जो 70 साल तक लटका अटका भटका रहा, उस राम मंदिर का क्रेडिट ना वीएचपी को, ना नरेंद्र मोदी की सरकार को, ना आरएसएस को, राजीव गांधी को दे दिया आपने। ये आपकी मंशा। भाई इससे अच्छा तो मैं हूं ना, इससे अच्छा तो मैं हूं ना, चाहे मेरी पृष्ठभूमि जो भी रही हो। मैंने कभी इस तरीके के काम नहीं किए कि एक राजीव गांधी जिसके नेतृत्व में हमारे 3000 सिख भाई बहनों का नरसंहार हुआ, उसको आप कहते हैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत राष्ट्रवादी है, पेट्रियट है, और ये है वो है, बहुत डिसेंट आदमी है, और फिर कहते हैं राम मंदिर का काम दरअसल तो राजीव गांधी ने किया, वीएचपी कौन थे। हमने उसमें भी क्रेडिट मैंने आर्ग्यू किया कोर्ट में, क्यों अच्छा तुमने आर्ग्यू किया, और बाकी के लोग क्या कर रहे थे। ये जो संत साधु निकले थे, जो लोग अब बरी हुए हैं केस में, है ना, ढांचे वाले केस में अभी जो बरी हुए हैं, उनका कोई रोल नहीं, ना उनका रोल, ना कानूनी लड़ाई लड़ने वालों का रोल। मेरा रोल मैंने किया, हर चीज मैंने किया, क्रेडिट मेरा, गाली तुम्हारी, क्रेडिट मैं लूंगा, पट्टी मैं बांधूंगा सिर पे, और मैं नेतृत्व करूंगा, मुझे पद नहीं मिलेगा तो मैं गाली दूंगा। ये क्या लगा रखा है। तो गिद्ध हर जगह बैठे हैं। हाथरस के गिद्ध का मैंने पर्दाफाश किया, सुशांत मामले में भी गिद्ध, राजनीतिक गिद्ध बैठे हैं ना सर। वरना पूछे कि गिद्ध ने पेंगुइन को क्लीन चिट क्यों दी, बस गिद्ध ने पेंगुइन को क्लीन चिट क्यों दी। कल इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए तो इनको सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ। आत्माओं से बात भी कर रहे हैं, आत्माओं से संपर्क हो रहा है, परीक्षा में बचाने के लिए बच्चों को आत्माओं से संपर्क कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। एक बोटी फेंकी गई, क्या लो मंत्रालय मिलेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। फिर बोलेंगे मोदी जी ने मंदिर बनाया, मोदी जी ये है, मोदी जी ये है, सीबीआई ऐसी है, सीबीआई वैसी है, और बोटी नहीं मिली फाइनेंस मिनिस्ट्री की, सब कुछ खराब है। अब आपके भी छोटे भाई को गाली गलौज देंगे, देते रहिए। इतनी सी बात कहनी थी। 38 मिनट तक आप लोगों का साथ रहा। जो लोग ट्विटर पर, देखिए मैं अक्सर ट्विटर पर लाइव करता हूं, पर मुझे पता नहीं कि कहाँ ये जाता है नहीं जाता है। इसको जिस तरीके से भी आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे, मैं तो इसको अपलोड नहीं करता हूं। तो आपको जिनको करना है पूरी परमिशन है कि आप इस वीडियो को लेकर इसको यूट्यूब पर डालें, ताकि एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ ना, आज हमारे साथ लाइव शायद इतने ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर
सच्चाई के साथ केवल एक आदमी को खड़ा रहना है। आप तय कीजिए किसके साथ खड़ा रहना है, गिद्धों के साथ खड़ा रहना है या सुशांत के साथ, भारत की बेटियों के साथ असलियत में खड़ा रहना है, कि ये राजनीतिक बंटी बबली जो अपना करियर बनाना चाहते हैं बेटियों की लाश पर, उनके साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।